रियांश और अयान की लड़ाई में बीच में फंसा अद्विक। अद्विक जब अपने कॉलेज कैंपस में गया तो उसे वहां लोगों की भीड़ जमा हुई दिखाई दी। अद्विक अपनी क्यूरियोसिटी में भीड़ के पास गया तो वहां अयान और रियांश दोनों एक दूसरे को जानवर की तरह मारे जा रहे थे। रियाश और अयान दोनों ही एक दूसरे को पिटने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें वहां लग रही भीड़ का भी ध्यान नहीं रहा। अद्विक ने जब उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर लड़ क्यों रहे हैं, और ऊपर से दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। अयान ने रियाश के मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा, मुझसे पूछने की बजाय तुम अपनी गलती देखो। समझ आया? तो रियांश ने भी अयान के मुंह पर पलट के मुक्का मारते हुए कहा, अयान तुम उस बात का शौक मना रहे हो जो तुमसे छीना ही नहीं है। वही रियांश की बात को सुनकर अयान ने अपने गुस्से में आपा खोते हुए कहा, तुम कोई नहीं होते मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या छोड़ना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए। इस समय अयान और रियांश दोनों ही एक दूसरे को गुस्से भरी निगाहों से घूर रहे थे, जैसे अगर वो एक दूसरे को अगर घूरने पर मार सकते तो मार ही देते। अद्विक दोनों लड़कों को देख रहा था। उसने जब उन दोनों को ऐसे आमने सामने खड़ा देखा तो अनायास ही अद्वैत के दिमाग में आया कि ये दोनों ही एक दूसरे से कितने मिलते झूलते हैं, और दोनों का ही सेम एटीट्यूड। फिर उसने अपने आप में कहा, और ऊपर से दोनों के साथ मेरा झगड़ा कुछ एक जैसी सिचुएशन में हुआ था। अद्वैत कैसे ही उन दोनों को देख रही थी कि तभी अचानक से उस ग्राउंड में प्रिंसिपल आ गए। प्रिंसिपल के आने की हड़बड़ाहट में सारे लोग अपनी अपनी क्लास की ओर भागने लगे, और इसी भागा दौड़ी में किसी का धक्का अद्विक को लग गया, और अद्विक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उन दो खूंखार शेर के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसका बैलेंस बन नहीं पाया था कि वो गिरने ही वाला था कि दोनों तरफ से अद्विक के एक एक हाथ को अयान और रियांश ने पकड़ लिया। उन दोनों ने जैसे ही अद्विका के हाथ को पकड़ा तो उन्हें बहुत अजीब लगा, और दोनों ने ही एक साथ अजीब नजरों से अद्विक को देखा, और फिर एक दूसरे की नज़र को महसूस कर आपस में फिर से घूरने लगे। वही अद्विक जो गिरने की वजह से थोड़ा घबरा गया था, और जब उसने देखा कि दोनों अयान और रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया है और आपस में घूर रहे हैं तो अद्विक का मन अंदर से रोने कर रहा था। अद्विक ने बारी बारी दोनों को एक नज़र देखा जो उसके हाथ को पकड़ एक दूसरे से ऐसे छीनने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि वो कोई ट्रॉफी हो। तभी उन तीनों को प्रिंसिपल की गुस्से भरी ठंडी आवाज आई, अयान, रियांश मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ था। वही अपना नाम प्रिंसिपल के मुंह से सुनकर दोनों ही एकदम से चौंक गए, और उन्होंने एक साथ ही ये अपने हाथ अद्विक के ऊपर से उठा लिए, और इसी वजह से एक धाम की आवाज से अद्विक फर्श पर गिर गया। अद्विक नीचे गिरते ही जोर की आवाज के साथ चिल्लाया, आह तुम दोनों घमंडी एक लड़की को नहीं पकड़ सके। अद्विक के मुंह से ये शब्द निकलते ही वहां खड़े प्रिंसिपल, अयान और रियांश दोनों ही उसको बड़ी ही अजीब नजर से घूर रहे थे। वही अद्विक जो अपनी छिली हुई कोहनी को देख रहा था, जब उसे लगा कि कुछ नजरें उसे ही एकटक घूर रही है, तो उसने अपना सर ऊपर कर देखा तो वो तीनों ही उसे अजीब हाव भाव के साथ देख रहे थे। उनके ऐसे देखने पर अद्विका को होश आया, आज उसने फ्लो फ्लो में क्या बोल दिया। अभी तक जो अद्विक अपनी चोट को देख रहा था, वो तुरंत खड़ा हुआ, और प्रिंसिपल को देखकर जल्दी से पूरी बात को ही पलटते हुए सारा इल्जाम रियांश और अयान पर डालकर कहा, सर ये दोनों यहाँ लड़कियों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे और उन्होंने इस बीच मुझे भी खींच लिया। लड़ाई का जिक्र सुनते ही प्रिंसिपल को याद आया कि वो यहाँ क्यों आए थे। उन्होंने गुस्से से पहले तीनों को घूरा, पर चाहकर भी वो अपनी आंखें अयान से नहीं मिला पाए। पर फिर भी उन्होंने अपना रोब बरकरार रखते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, आई वॉन्ट यू थ्री इन माई ऑफिस जस्ट 5 मिनट्स। पर उन्होंने देखा कि रियांश और अयान दोनों ही बेफिक्री से उनकी बात को सुनकर खड़े थे, तो उन्होंने अपने पासे को फेंकते हुए कहा, और जो नहीं आया उसके फादर को मैं इंडिसिपल की कंप्लेन के लिए कॉलेज की तरफ से नोटिस भेजूंगा। और इतना कहते ही वो वहां से अपने हाथ बांध कर चले गए, क्योंकि वो अब और रियांश और अयान की घूरती हुई नजरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अद्विक घबराहट में प्रिंसिपल को जाते हुए देख जोर से बोला, अरे सर, पर मैंने तो कुछ नहीं किया, सारी गलती तो इन दोनों की थी, मुझे तक किसी ने धक्का देकर इनके बीच पटक दिया था।
पर प्रिंसिपल के कान तक तो अद्विक के कोई भी शब्द नहीं पड़े। उसने देखा कि प्रिंसिपल ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया है, तो वो गुस्से में अयान और रियांश को देखने के लिए त्रिमुड़ा। पर इस समय तो वो दोनों ही अद्विक को अपनी गहरी काली आंखों से घूर रहे थे। फिर दोनों ने एक साथ अद्विक को देखकर उस पर चिल्लाकर कहा, क्या जरूरत थी मुंह खोलने की, हम लड़ रहे थे, अब फंस गया मैं तुम्हारी वजह से। जब अद्विक ने फिर से उन दोनों को एक ही बात एक साथ बोलते हुए देखा और ऊपर से उसमें भी वो दोनों सारा इल्जाम उसके माथे मढ़ रहे थे, तो अद्विक ने भी पूरे तेज में आकर कहा, मेरी वजह से तुम दोनों नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से मैं फंसा हूँ। मैं कहाँ लड़ रहा था। और फिर उसने भी आंखें तरेरते हुए कहा, और तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे थे। पर अद्विक के सवाल का जवाब देना दोनों ने ही देना जरूरी नहीं समझा। फिर दोनों ने एक साथ अपने गॉगल्स निकाले और प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ गए। अयान और रियांश को प्रिंसिपल के ऑफिस में स्टाइल से जाते हुए देख अद्विक की बुहें सिकुड़ गई, और उसने उन दोनों को जाते हुए देख उनके पीछे भागते हुए कहा, अरे घमंडी नवाबजादों, मेरे लिए रुको और सर से कह देना कि मैं कोई तुम लोगों के मैटर में इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये सब चिल्लाते हुए अद्विक भी बड़बड़ाते हुए उनके पीछे चलने लगा। यार कहाँ फंस गई। वो तो अच्छा हुआ मेरी लड़की वाली बात को किसी ने सही से सुना नहीं, नहीं तो आज गजब ही हो जाना था। और फिर अपने बालों को एक बार ठीक करते हुए कहने लगी, पर आज जिसने भी मुझे उन दो घमंडियों के बीच जिसने भी धक्का दिया होगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा था, वो तीनों ही 5 मिनट में प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच गए। प्रिंसिपल ने अयान और रियांश को देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम दोनों किस वजह से लड़ रहे थे, क्या तुम चाहते हो कि मैं। इससे आगे प्रिंसिपल कुछ कह पाते रियांश और अयान ने फिर एक साथ कहा, आप हर बार उनका जिक्र कर हमें धमका नहीं सकते। वही अद्विक पास खड़ा हुआ उनकी आंखों बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, और ये सोच रहा था कि ये दोनों ही अपने पापा के नाम को कॉलेज नहीं आने देना चाहते। 1 महीने की सजा। अद्विक ने प्रिंसिपल को अयान और रियांश को उनकी पापा के नाम पर जब धमकाते हुए देखा तो उसके दिमाग में काफी सारे ख्याल आने लगे। पर इस समय अद्विक इन सब बातों के बारे में सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अभी इस ऑफिस से निकलना था। आखिर उसने कोई गलती तो की नहीं थी, तो वो फिर क्यों सजा भुगते। तभी प्रिंसिपल ने उन तीनों को गुरु कर देख सख्त लहजे में पूछा, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम तीनों लड़ाई कर रहे थे या नहीं। पर फिर प्रिंसिपल ने अयान और रियांश की हालत को देखा, जिनके चेहरे पर मुके पड़ने के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे, और साथ में उन दोनों के अस्त व्यस्त कपड़े की हालत को देख पूरा मामला साफ था। अयान और रियांश अपनी सफाई में कुछ कहते, पर उससे पहले ही अद्विक, जो बिन बात के उन दोनों के बीच पिस रहा था, वो बोला, सर पर मैंने कोई गलती नहीं की, ये दोनों ही अपनी कोई आपसी दुश्मनी के चलते लड़ रहे थे। पर प्रिंसिपल ने अद्विक की कोई भी बात नहीं सुनी, और जाहिर था कि अयान और रियांश इतने अच्छे तो थे नहीं कि वो अद्विक का नाम पनिशमेंट से हटाए। प्रिंसिपल ने उन तीनों को देखकर कहा, क्योंकि तुम तीनों आपस में कॉलेज ग्राउंड में लड़ रहे थे और इससे कॉलेज का डिसिप्लिन डिस्टर्ब हुआ है, तो आज से 1 महीने तक तुम तीनों बॉयज वॉशरूम साफ करोगे। 1 महीने तक कॉलेज बॉयज वॉशरूम में सफाई कर्मचारी को नहीं भेजेंगे। अयान, अद्विक और रियांश तीनों के ही चेहरे के रंग उड़ गए थे। जाहिर था तीनों में से किसी को भी ये पनिशमेंट बिल्कुल गवारा नहीं थी। सबसे पहले तो वो तीनों ही सुपर रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और हमारी अद्विका उर्फ अद्विक कैसे बॉयज वॉशरूम में जा सकती है। वो तीनों ही प्रिंसिपल को अपनी खिसियाई हुई आंखों से देख रहे थे, जैसे अगर आज उनका बस चलता तो इसी प्रिंसिपल को झाड़ू से धो धोकर टॉयलेट में फ्लश कर दे। पर प्रिंसिपल भी बहुत अटल किस्म का था। उसने जब उन तीनों के ऐसे बिहेवियर को देखा तो जोर से चिल्लाकर कहा, आज से अब तुम कॉलेज वॉशरूम के साथ साथ बॉयज वॉशरूम भी साफ करोगे। उन तीनों ने अब आगे और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनका गंजे सर का प्रिंसिपल आज अपने जीवन की जितने भी मूवी सीन को कंप्लीट कर सकता था वो कर लेना चाहते थे। अभी वो कुछ बोलते तो 2 सेकंड में ही वो पनिशमेंट और बढ़ा देते। उन तीनों ने बस अपना सर हाँ में हिलाया और बाहर निकल गए। वो तीनों अभी किसी सोच में गुमसुम से चलते हुए कॉलेज गार्डन में पहुंच गए थे।
उन तीनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर पीछे से अपना बैग निकाल कर एक दूसरे के ऊपर झपट पड़े। वो तीनों ही एक दूसरे के सर के ऊपर एक दूसरे को कूटने में लगे थे। इस समय उन्हें लड़ते लड़ते ये भी होश नहीं था कि आज उनकी ये हरकत किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह है। अयान, जो पूरे दिल्ली में उसे उसके खदूस और खतरनाक बिहेवियर के लिए जाना जाता था, आज उसके होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी। और वही रियांश, जिसे मुफ्त और लड़ाई करने के लिए जानते थे, उसकी आंखों में इस सेमिथ्री एक खुशी की चमक थी। और वही अद्विक तो जोर जोर से खिलखिलाकर हंसते हुए अपने बैग से एक बार अयान और मार तो एक बार रियांश यूरो पाउंड 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 को मार कहने लगी। तुम दोनों ने मुझे जानबूझकर फंसाया है जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। You both are behave bad luck in my life। पर रियांश और अयान दोनों ने ही अद्विक की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो तीनों ऐसे ही एक दूसरे से झड़प ही रहे थे कि तभी उन्हें गार्डन में कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। लोगों के आने से अयान और रियांश होश में आए कि वो क्या कर रहे थे। उन दोनों की आंखों में फिर से एक दूसरे के लिए ठंडक आ गई और एक दूसरे से नजरें फिर अपना अपना बैग लेकर चले गए। उन दोनों के ऐसे अचानक से ऑपोजिट दिशा में जाने से अद्विक ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे वो कहना चाहती हो कि अब इन्हें क्या हुआ फिर से। आज के कॉलेज की सारी क्लास खत्म हो जाने के बाद अद्विका मानसी से बात कर रही अपने बैग की बेड शीट को चेंज कर रही थी। अद्विक ने मानसी से कहा, यार मानसी, मुझे ना कोई काम करना चाहिए जिससे मेरी कोई पहचान बन सके और फिर कोई मुझे जानने के लिए मेरी फैमिली के बारे में ना पूछे। अद्विका की इतनी गहरी बात को सुनकर फोन की दूसरी तरफ मानसी को भी उसकी आवाज में कभी कुछ करने की चाह, अपने असली पहचान को छोड़ने की बेबसी साफ साफ महसूस हो रही थी। मानसी को भी लगा कि अद्विक सही कह रहा था कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मानसी ने बड़े एक्साइटमेंट से पूछा, अद्विका, तूने बताया नहीं तुझे क्या करना पसंद है? मेरा मतलब, तू चाहे तो उसी फील्ड में अपना कोई बिजनेस खोल सकती है। आखिर तेरे पास तो पहले से ही इतने पैसे हैं, तो तुझे कुछ करने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अद्विक ने मानसी की बात को सुन साफ साफ इनकार कर दिया। नहीं मानसी, मैं इसमें पापा का एक भी रुपया नहीं ले सकती। मानसी के मुंह से अद्विक की एक चीख निकल गई। उसने फोन पर ही जोर से चिल्लाकर कहा, यार अद्विक, तू पागल है। तू क्यों सब कुछ शुरू से करना चाहती है? फिर उसने मुंह बनाकर कहा, पर मैंने ये सब पहले ही सोच लिया था। फिर उसने एक शांत आवाज में कहा, सुन अद्विक, तू अपने पापा के पैसों को एक उधारी की तौर पर रख लेना, जैसे कुछ भी करने के लिए बैंक से लिया जाता है और बाद में इन्हें इंटरेस्ट के साथ चुका देते हैं। तो तू भी गौतम अंकल को एक बैंक स्पॉट के लिए मना लियो। अद्विक ने मानसी की दोनों बात को सुना और उसका कॉल काट दिया। वो दोनों बातों में काफी उलझ गई कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके कमरे में एक आकर्षक आदमी आया। अद्विक ने उस तरफ देखकर सीधा उस पर एक सवाल दाग दिया, ये बताओ, तुमने सबसे पहले क्या काम किया था और उससे कितने रुपए मिले? अद्विक और अयान की नोक-झोंक। अद्विक ने जब मानसी की बात को सुना तो वो उस पर सोचने लगी कि क्या उसे अपने पापा के रुपयों को एक लोन की तरह से उसे करके बिजनेस करना चाहिए या फिर उसे खुद से अपनी पहचान बनानी चाहिए। तभी रूम में अयान थके हुए चेहरे के साथ आया। उसकी पीठ पर लैपटॉप बैग था। जाहिर था वो कुछ काम से बाहर गया था। अद्विक ने अयान को घूरा। उसे उस पर आज सुबह की वजह से गुस्सा आ रही थी, पर फिर उसके दिमाग में अचानक ये ख्याल आया कि क्या ये घमंडी बैड बॉय कुछ काम करता है या ऐसे ही अपने पापा के पैसों पर ऐश करता है। अयान भी अद्विक को घूर रहा था। उसे अपने ऊपर किसी की इतनी तीव्र नजरें बर्दाश्त नहीं थी। वो कुछ कह पाता कि तभी उसके कानों में अद्विक का सवाल सुनाई दिया। अद्विक ने तुरंत अयान से पूछ लिया, ये बताओ, तुम्हारी पहली कमाई कितनी थी? अयान को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि अद्विक उससे ऐसा सवाल पूछेगा। उसने हैरानी भरी नजरों से अद्विक को देखा, जो उसे बहुत ही क्यूरियस होकर देख रहा था। अयान तो अद्विक को ऐसे देख रहा था कि जैसे पूछना चाहता हो कि इस बात से तुम्हें क्या मतलब। अद्विक भी उसके इस लुक से समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। उसने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, मैं क्या तुमसे तुम्हारी जायदाद नहीं मांग रहा हूँ, बस पूछ ही तो रहा हूँ कि तुमने अपनी पहली कमाई में कितने कमाए।
फिर अद्विक ने अयान को भड़काने के लिए उस पर ताना कसते हुए कहा, अब ये मत कहना कि तुम 22 साल के होकर भी अभी अपने पापा के पैसों पर ही ऐश कर रहे हो। जैसा अद्विक ने सोचा था, ये बात अयान अपने ईगो पर ले गया। उसने फिर बड़े घमंड से अपना लैपटॉप बैग अपने स्टडी टेबल पर पटक कर कहा, मिस्टर गांधी, मैं इसीलिए अब तक चुप था क्योंकि मुझे लगा कि कहीं अगर मैंने तुम्हें अपनी पहली सैलरी बताई तो कहीं तुम चक्कर खाकर ना गिर जाओ। अयान ये सब कहते हुए ही अपने बेड पर बैठ गया और अपने शूज उतारने लगा। फिर उसने अद्विक के असमंजस से भरे चेहरे को देखा और अपने चेहरे पर एक गहरी मुस्कान लाकर कहा, मेरी पहली कमाई का 10 लाख थी, उसमें से टैक्स को हटाकर। और अभी इस समय मेरी खुद की सेल्फ इनकम भी इतनी है कि मैं दिल्ली की छोटी मोटी कंपनी को यूं ही खरीद सकता हूँ। अयान ने बड़े ही गर्व भरे शब्दों में कहा। वही अद्विक ने जब अयान के मुंह से ये सब सुना तो उसे सच में बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने वाला शख्स, जिसकी इमेज किसी रेस बाप की बिगड़ी हुई औलाद जैसी थी, वो कोई बिजनेस भी करता होगा। और साथ के साथ उसने अभी से उसमें सूसस भी हासिल कर ली थी। अद्विक अब ये जानना चाहता था कि अयान क्या काम करता है। वो जानने के लिए उससे पूछने ही वाला था कि तभी अयान, जिसने अभी अपने जूते उतारे थे, उसने बड़ी आसानी से अद्विक के सामने अपनी शर्ट की बटन खोलना शुरू कर दिया। अद्विक के मुंह की बात मन ही मन में रह गई। उसने तुरंत अयान से अपना चेहरा फेर लिया। वैसे तो अद्विका अयान की अट्रैक्टिव बॉडी को पहले देख चुकी थी, पर फिर भी उसकी हिम्मत अभी भी नहीं होती थी कि वो किसी आदमी को नेकेड देखे। वही अयान जिसने अभी तक अपनी शर्ट को पूरी तरह से हटा दिया था और अब उसकी अट्रैक्टिव बॉडी अद्विक के सामने थी। वो भी अद्विक को देख रहा था क्योंकि उसे लगा था कि ये जानने के बाद कि वो भी अपने दम पर काम करता है, जिसकी उम्मीद अद्विक को नहीं थी, तो अब उसे कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देने चाहिए थे, है ना? पर अयान को गुस्सा आ गया जब उसने अद्विक के मुंह को दूसरी साइड में देखा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके दोस्तों के बाद आज अयान ने किसी को ये बताया था कि वो भी काम करता है। वो सिर्फ दिल्ली में ऐसे ही दिखाता है कि वो एक बैड बॉय है, वरना कुछ हालत ने तो उसे काका आदमी बना दिया था, मतलब मैच्योर बना दिया था। पर अयान को भी कहाँ पता था कि अद्विक उसे नहीं बल्कि उसकी नेकेड बॉडी को इग्नोर कर रही थी। अद्विक को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान का क्या करे जो कभी भी अपने कपड़े उतार कर खड़ा हो जाता है, जैसे कि बदन की नुमाइश करना इसका पसंदीदा काम हो। अयान खुद को इग्नोर महसूस करता हुआ इतना चिढ़ गया था कि उसने गुस्से में अपने बेड पर रखा पिलो जोर से अद्विक के सर पर मार दिया और फिर चिल्लाकर कहा, गो टू हेल। और इसी के साथ वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में शावर लेने चला गया। वही अद्विक को जब अपने सर पर तकिया लगा, वो भी अयान से कुछ गुज में कह पाता तब तक वो वॉशरूम में जा चुका था। उसने वॉशरूम के डोर को देखकर ही एक राहत की सांस ली। फिर अपने हाथ में पकड़े तकिए को देखकर अयान की नकल करते हुए कहने लगी, गो टू हेल। फिर उसने उसी पिलो को अयान के बेड पर फेंक कर कहा, हाँ, मैं क्यों भाड़ में जाऊं, उसे जाना है तो जाए। और फिर उसी डोर को देख अयान के बारे में सोचते हुए कहने लगी, इस इंसान के मूड स्विंग्स कितनी जल्दी बदलते हैं, इतने तो लड़कियों के भी नहीं बदलते। अद्विक अयान की बुराई करने ने इतना मशरूफ हो गया था कि उसे अब वॉशरूम के गेट पर अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा अयान नजर ही नहीं आया। तभी अद्विक के कानों में अयान की आवाज आई, तुम्हें बड़ा पता है कि लड़कियों के कितने मूड स्विंग्स होते हैं। अयान की आवाज जैसे ही अद्विक के कानों में पड़ी वो हड़बड़ा गया। उसने देखा तो सामने अयान सिर्फ टोवेल में खड़ा हुआ उसे ही घूर रहा था। अयान को फिर से ऐसे बिना कपड़ों के देख अद्विक ने चिल्लाकर कहा, तुम कपड़े बाथरूम से ही पहन कर क्यों नहीं आते? अयान ने अद्विक की बात को इग्नोर अपने बालों को तौलिए से पोंछता हुआ उसके करीब बढ़ गया और उसने अद्विक को इस तरह देखा जैसे कि किसी पागल को देख रहा हो। उसने सपाट लहजे में कहा, मिस्टर गांधी, ये हॉस्टल रूम है, ना कि कोई 5 स्टार होटल का मास्टर बेडरूम जहां वॉशरूम में आपको क्लोक रूम भी मिले और आप वहां से ड्रेस अप होकर आओ। तो सीधी सी बात है ना कि नहाने के बाद मुझे बाहर ही कपड़े पहनने होंगे। अयान की बात तो एकदम सही थी। आखिर वो तो कोई लड़की नहीं था जिसे वॉशरूम से ही कपड़े पहन कर आने चाहिए। अद्विक के मुंह में अब कुछ भी नहीं आ रहा था
और वो इसी उलझन में अपने होठों को काट रहा था। वही अयान की नजरें अद्विक की इस हरकत से उसके होठों पर ठहर गई। इस वक्त उसे अद्विक के वो सुर्ख लाल होठों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था कि तभी उसके कानों में वॉशरूम के गेट बंद होने की आवाज आई। जोर की आवाज से अयान जैसे होश में आया। अयान ने जब रूम में नजर दौड़ाई तो अद्विक वॉशरूम में जा चुका था। पर यहाँ अयान का चेहरा धीरे धीरे पिला पड़ने लगा। उसने अपने हाथों को बालों में फेर कर कहा, ओह गॉड, ये अभी मैं क्या सोच रहा था। वो ऐसे ही सुन्न की अवस्था में बेड पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को चेहरे पर रख उसने सर झुका कर कहा, अयान होश में आ, तू क्या फालतू बातें सोच रहा है। तभी उसका ध्यान उस दिन सुबह के सपने पर जाता है। अयान ने तुरंत घबराहट में पानी के जग को उठाकर पूरा पानी पी लिया। उसने एक बार वॉशरूम के दरवाजे को देखा और फिर तुरंत झटके से वहां से नजरें फेर ली, जैसे गेट खुलने पर उसके सामने भूत आ जाएगा। इस समय अगर अयान की ऐसी हालत को हर्ष और सक्षम देखते तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि एक लड़के ने बिना कुछ करे ही उनके डेरिंग दोस्त की ऐसी हालत कर दी है। अयान अब और इस बारे में सोचना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने तुरंत अपना ब्लैंकेट खोला और आंखें बंद कर सो गया। अगला दिन अपने लेक्चर लेने के बाद अयान, रियांश और अद्विक प्रिंसिपल की सजा के अनुसार अपने हाथ में झाड़ू और पोछा लिए बॉयज वॉशरूम के बाहर खड़े थे। तीनों का मुंह इतनी बुरी तरह से बना हुआ था जैसे कि उनसे वॉशरूम की सफाई नहीं बल्कि बीच साइड रोड पर नाले की सफाई करवाई जा रही हो। और सबसे ज्यादा तो चिड़चिड़ा मूड अयान का था। आखिर जिस इंसान ने आज तक खुद अपने कमरे की सफाई नहीं की हो वो भला कॉलेज के पब्लिक टॉयलेट को कैसे साफ कर सकता था। कुछ ऐसा ही हाल रियांश दत्त का भी था। वो घूरकर अपने सामने खड़े पियोन को देख रहा था, जैसे अपनी घूरती हुई आंखों से ही उससे कहना चाहता था कि मेरे हाथ इन कामों के लिए नहीं बने हैं। पर पियोन भी इन पैसों वाले के मामले में फंसना नहीं चाहता था। उसने तुरंत क्लीनिंग का सारा सामान अद्विक के हाथ में पकड़ाया और वहां से रिफ्फू चक्कर हो गया। अयान और रियांश ने अद्विक के हाथ में क्लीनिंग के सामान को देखा और अपनी जैकेट सही करते हुए वहां से जाने लगे। अद्विक, जिसने अपने हाथ उन दोनों को क्लीनिंग का सामान देने के लिए आगे बढ़ाए हुए थे, उसकी आंखें उन दोनों का ऐसा एटीट्यूड देखकर फैल गई। अद्विक ने जाते हुए अयान और रियांश को अपने एक एक हाथ से दोनों को पकड़ झल्लाते हुए कहा, अरे और महान पुरुषों, तुम कहाँ चलते बने। प्रिंसिपल ने मुझे अकेले साफ करने को नहीं कहा है। हम तीनों को पनिशमेंट मिली है और सही शब्दों में कहे तो मैं तो तुम दोनों के बीच फंसा हूँ। अयान और रियांश दोनों ने पलटकर एक नजर अद्विक को देखा और फिर अपने हाथ को जिसमें अद्विक ने साफ करने वाला कपड़ा भी पकड़ा हुआ था। रियांश तो वैसे भी अद्विक से खुन्नस खाए हुए बैठा था। उसने तुरंत अद्विक का हाथ अपने हाथ से झटक कर कहा, ओह मिस्टर, पहले तो ये गंदा कपड़ा मेरी एक्सक्लूसिव जैकेट से हटाओ। तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुमने ये सोचा भी कैसे कि रियांश दत्त ये लो क्लास वॉशरूम साफ करूंगा। प्रिंसिपल ने कहा था कि हम साफ करेंगे और मैंने मान भी लिया। पर यहाँ जो होगा वो उस गंजे को तो नहीं पता होगा ना। और इसी के साथ रियांश ने अपनी जैकेट को उतार कर वहां पर पड़ी डस्टबिन में डाल दिया। अद्विक तो रियांश का ऐसे तेवर देखकर शौक के साथ साथ गुस्से से आग बबूला भी हो गया, क्योंकि रियांश के शब्दों से साफ साफ मतलब था कि वो उसे अपनी तरफ से पनिशमेंट पूरी करने के लिए बुली कर रहा था। वो उसे अपनी उन्हीं गुस्से भरी आंखों से देख रहा था कि तभी उसने अपनी नजर अयान पर फिराई, जैसे वो उससे पूछना चाहता था कि तुम्हारा भी यही ओपिनियन है क्या। पर अयान ने तब तक अद्विक के हाथ से अपने हाथ को हटाकर बड़े ही रुड टोन में कहा, चाहता तो पहले भी मैं यही था, पर अब मेरा मन बदल गया है। अयान की बात को सुनकर अद्विक कंफ्यूज हो गया और वही रियांश के भी कान खड़े हो गए। तभी अयान ने एक नजर अद्विक को देखा और अपने फोन में अभी रिकॉर्ड हुई वीडियो को चलाया जो उसके दूसरे हाथ में थी। इस वीडियो में रियांश और अद्विक की बहस साफ साफ समझ आ रही थी। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें रियांश के वो शब्दों को भी रिकॉर्ड किया था जो उसने प्रिंसिपल की बेइज्जती करने के लिए कहे थे।
अयान के हाथ में अभी के रियांश के बिहेवियर की वीडियो को देखकर अद्वैत का गुस्से से भरा चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया और अब उसकी आंखें एप्रिशिएशन से चमकने लगी थी और वही रियांश जो अब तक बड़े ही बेपरवाह अंदाज में खड़ा था, उसकी आंखें गुस्से में छोटी हो गई। उसने तुरंत अयान के हाथ से उस मोबाइल को झपटने की कोशिश की, पर अयान भी एक मुस्कान से साथ वहां से हट गया, जैसे कि वो पहले से ही रियांश के इस एक्शन के लिए तैयार था। रियांश ने अयान पर चिल्लाते हुए कहा, अयान सिंघानिया। रियांश ने सिंघानिया शब्द पर बहुत जोर दिया था और ये वहां खड़े अद्वैत ने भी महसूस किया था। रियांश ने अपनी बात को आगे पूरा करते हुए कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्यों बार बार मेरी जिंदगी में दखल देते हो? क्यों तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती? उसकी बात पर अयान भी कहाँ चुप होने वाला था। उसने भी अपना फोन पहले पॉकेट में रखा और फिर अपने दोनों हाथों को पेंट की जेब में डालकर बड़े ही धीरे शब्दों में कहा, मैं कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं हूं जो कभी भी किसी की जिंदगी में दखल दे दे। अयान और रियांश की ये बहस अद्वैत के तो ऊपर से जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों किस बात पर लड़ रहे थे, पर वो अब तक इतना तो समझ गई थी कि रियांश और अयान शायद पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और जैसा उसने ऑब्जर्व किया था उसके हिसाब से वो कभी अच्छे दोस्त होने चाहिए। अयान की बातें रियांश के दिल में एक तीर की तरह चुभी थी। उसके दिल में बेहद दर्द उठा था अयान की बात को सुनकर, पर वो अभी भी अपनी आंखों में गुस्से की परत को लिए अयान को घूर रहा था। तभी अद्वैत ने उन दोनों के कोल्ड वार को तोड़ते हुए कहा, अब तुम दोनों कृपया करके फिर से मत लड़ने, मत बैठ जाना। पहले ही तुम्हारी लड़ाई में मैं फंस चुका हूं और अब मुझे कोई शौक नहीं है। इस बार अद्वैत ने जबरदस्ती दोनों के हाथ में सफाई का कपड़ा पकड़ा कर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों का क्या चक्कर है। उसके इतना कहते ही अयान और रियांश दोनों ही उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। अद्वैत अपनी बात को समझा और तुरंत अपने शब्दों को सही करके कहा, मेरा मतलब तुम अपना मसला अपने पास रखो और अब फिलहाल सफाई करने चल, क्योंकि मेरे पास अब और बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। इस बार अयान ने उस कपड़े को नीचे जमीन पर फेंक कर कहा, मैंने कब कहा कि मैं यहाँ की सफाई करने वाला हूँ? फिर उसने अद्वैत और रियांश को देखकर कहा, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैंने अपना मन बस इतना बदला है कि अब मेरी जगह अद्वैत के बजाय मिस्टर रियांश दत्त सफाई करेंगे। इतना कहकर अयान ने रियांश को देख एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। वही अब अयान की बात को सुनकर अद्वैत का सब्र जवाब देने लगा था। आखिर दोनों ने उसे परेशान कर रखा था। उसने एक नजर अयान को देखा और फिर रियांश को, तभी उसके दिमाग में भी एक खुराफाती आइडिया आया और अब उसके चेहरे पर भी एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। रियांश और अद्वैत का टकराव। अयान और रियांश अब दोनों ही अद्वैत की शैतानी दिमाग से अनजान एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। तभी अद्वैत ने धीरे से एक एक कदम पीछे हटाया और अपना फोन निकालकर तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस में मिला दिया। अद्वैत जानता था कि एक बार को प्रिंसिपल पर्सनल नंबर ना उठाए पर ऑफिस का नंबर जरूर उठा लेंगे। अभी थोड़ी ही देर ही हुई थी कि वहां से कॉल कनेक्ट हो गया और दूसरी तरफ से एक रोकदार आवाज आई। अद्वैत ने आवाज को सुन कान खुजाया। उसने मन ही मन में कहा, ये सारे दिल्ली वालों में कितना घमंड है। पता नहीं ऐसा क्या है यहाँ के पानी में कि एक बार यहाँ के इंसान को अपना नाम याद हो या ना हो पर अपना गुरूर जरूर याद रहता है। वही उधर से प्रिंसिपल सर को कोई आवाज नहीं आई तो वो फेक कॉल को समझ कॉल को रखने ही वाले थे कि तभी उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिससे उनकी नाक गुस्से से फूल गई। अद्वैत चुपचाप दोबारा अयान और रियांश के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने फोन को स्पीकर पर भी कर रखा था। तभी अयान ने रियांश को घूरते हुए कहा, मैंने एक बार कह दिया तो इसका मतलब है कि मैं सफाई नहीं करने वाला, और वैसे भी तो तुझे उस गंजे को गंजा कहने से पहले सोचना चाहिए था ना। उसकी इस बात पर रियांश ने भी चेतते हुए कहा, तू मुझे उस बिन बुद्धि के बेल की धमकी मत दे। उसे धमकी देने के अलावा कुछ आता जाता तो है नहीं। मेरा बस चले तो। इतना कहकर उसने एक सांस ली। वही अद्विका, जिसे अच्छे से पता था कि ये जो प्रिंसिपल की इतनी तारीफ कर रहे हैं वो सब प्रिंसिपल सुन रहे हैं, और यही सब सोचते हुए उसे इतनी हंसी आ रही थी कि उसके गाल अपनी हंसी रोकने के चक्कर में लाल हो गए थे। पर फिर भी उसने रियांश को अपनी बात पूरी करने के लिए बीच में बोलते हुए कहा, तो फिर
रियाज ने अद्विक की बात को सुन अपने गुस्से को प्रिंसिपल पर निकालते हुए कहा, तो क्या अगर वो बार बार घर वालों को ना लाए तब मैं उसे बताऊंगा कि रियाज दत्त क्या चीज क्या है। अद्विक को भी प्रिंसिपल पर गुस्सा तो आ ही रहा था कि आखिर आज वो अपनी शान के खिलाफ ऐसे काम करने के लिए मजबूर था तो सिर्फ प्रिंसिपल की वजह से। उसने भी अपने गुस्से को ना रोकते हुए रियाज की बात को काटते हुए कहा, तेरे कुछ करने से पहले ही मैं उस गंजे के बचे हुए सारे बालों को गायब कर दूंगा। अगर आज उस प्रिंसिपल के हाथ में दुखती नस नहीं होती तो मैं उसे बताता कि अयान सिंघानिया से ऐसे बात करने का क्या अंजाम होता है। अद्विका तो इस समय खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो दोनों सच में वही बात कर रहे थे जो अद्विका चाहती थी। उसकी आंखें भी अब धीरे धीरे लाल सी हो गई थी। आखिर वो कितनी मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। वो जो भी इमेजिन कर रही थी उससे ही उसका इतना बुरा हाल हो रहा था। तो जब प्रिंसिपल अयान और रियांश को इससे ज्यादा आगे सोचने से ही अद्विका को तो जैसे जन्नत सी दिखाई दे रही थी। तभी ये चेक करने के लिए प्रिंसिपल कॉल पर है या नहीं उसने फोन देखा तो फोन कट चुका था। ये देखकर तो अद्विका का खिला हुआ चेहरा जैसे काला पड़ गया था। यही सब सोचकर कि उसके सपनों का महल एक पल में ही गिर गया, उसने जब मायूस नजरों से अयान और अद्विक कर देखा जो अभी भी कुछ ना कुछ कहकर प्रिंसिपल को कोस रहे थे। तभी अयान ने कहा, मैंने सोच लिया है आज मैं इस प्रिंसिपल को छोड़ूंगा नहीं। आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि इसने मुझे अयान सिंघानिया को इतनी बेकार सजा देने की जुर्रत की। अयान तो अपने में ही ये सब कहे जा रहा था कि तभी पीछे से एक भारी और गुस्से भरी आवाज आई, अच्छा तो द ग्रेट अयान सिंघानिया इस छोटे से कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ क्या करेंगे। वहां खड़े तीनों जने इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानते थे। वही रियास और अयान की आंखें कुछ हैरानी और घबराहट से फैल गई थी तो वही अद्विक की आंखें तो खुशी से चमकने लगी। और अद्विका की आंखों की ये चमक तो अयान और रियास से भी ना छुप सकी। रियांश ने तक मन में ही ठान लिया था कि आज प्रिंसिपल के जाने के बाद वो इस अद्विक को आज इसकी औकात दिखाने वाला है। तभी प्रिंसिपल ने देखा कि उन तीनों के आसपास काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। तो उसने भी अपने गुस्से को मुट्ठियों में समेटते हुए बस 3 ही शब्द कहे, कम इन ऑफिस। और प्रिंसिपल वहां से चला गया। उनके जाने के बाद अद्विक ने जो जब से अपनी हंसी मुश्किल रोक रखी थी वो अब नहीं रुक सकी। और वो अब जोर जोर से अपना पेट पकड़ कर हंसने लगा। हंसते हंसते वो अपना पेट पकड़ कर वहीं बैठ गया और फिर बड़ी मुश्किल से अयान और रियाश की कॉपी करके कहा, मैं बताता हूँ प्रिंसिपल को कि मैं क्या चीज हूँ। लो जाओ, अब बुलाया है प्रिंसिपल ने तुम्हें देखने के लिए। अयान और रियाज को अद्विक की हंसी से जैसे खींच हो रही थी। अयान अब तक अद्विक की जगह कोई और होता तो उसे अब तक कूट देता, पर इतने दिनों में उसके साथ रहकर वो अब अद्विक के साथ पब्लिकली कुछ नहीं करना चाहता था। पर रियाश को तो अद्विक से कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने बिना देरी किए अद्विक जो नीचे बैठे हंस रहा था उसको एक हाथ से उठाया। और जाहिर था अद्विका एक लड़की थी तो उसका वजन भी कम था। तो वो आसानी से रियांश के ऐसे उठाने से उठ गया। रियाश को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अद्विक में इतना कम वजन होगा। उसने अद्विक को उठाकर अपने साथ लगभग खींचते हुए कहा, बहुत शौक है ना प्रिंसिपल को बुलाने का, तो अब एक बार फिर तुम फंसोगे हमारी सजा के बीच। और इसी के साथ वो अद्विक को खींचते हुए ऑफिस में ले जाने लगा। अद्विका उससे जुटने के लिए झटपटाने लगी, पर रियाश की पकड़ अद्विक पर बहुत कसी हुई थी। वही रियाश को लगा कि इस बार अयान फिर अद्विक को बचाने के लिए उससे लड़ने आएगा, क्योंकि उसे पता था कि उस दिन उसके जाने के बाद अयान ने अद्विक के लिए स्टैंड लिया था। पर इस बार अयान बस एक मुस्कान के साथ बस उन दोनों को देख रहा था जैसे उसे अद्विक से कोई मतलब ही नहीं था। वही इस हंसी का मतलब तो अयान ही जानता था। जब अद्विक ने देखा कि रियांश उसे नहीं छोड़ रहा है, उसे अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि आखिर रियांश उसे समझता क्या था, एक कमजोर लड़का। और यही रियाश भूल कर गया था। उस दिन के हाथ को मोड़ने की ताकत को रियाश शायद भूल गया था। अद्विक ने तुरंत खिंचते रियांश के हाथ को अपने दांतों से काट लिया। अद्विका ने इतनी जोर से काटा था कि रियांश के चलते कदम भी एक बार को रुक गए।
उसने तुरंत अद्विक के हाथ को छोड़ अपने हाथ को देखा तो जहां अद्विक ने काटा था वहां अब धीरे धीरे खून भी रिसने लगा था। वही अब तक सक्षम और हर्ष भी वहां पहुंच गए थे। उन दोनों ने जाकर अयान से कहा, अयान यार अद्विक को रोक नहीं तो रियांश उसे छोड़ेगा नहीं। वही अयान ने बड़े आराम से अपनी पेंट की जेब में हाथ डालकर कहा, अभी तो शो शुरू हुआ है। इतना कहकर उसके होठों पर फिर से एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वही रियांश के गुस्से का पारा अब चढ़ चुका था। आज ये लड़का उससे दूसरी बार उलझा था। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार मुक्का अद्विक के चेहरे पर मार दिया। हर्ष और सक्षम ने तुरंत अपनी आंखें अद्विक के लिए डर की वजह से बंद कर ली।